भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने आज समास विचार यूपी टीजीटी और पीजीटी और लक्ष्य बिहार सब के लिए आपके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग अवश्य ध्यान देंगे, सूत्र सहित देखेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है। दिसंबर में पेपर भी है, अक्टूबर में पीजीटी का है, दिसंबर में टीजीटी का है। आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं बिना देरी किए समास। अब गुरुजी ने ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार चल रहे हैं, आप लोग अवश्य देखेंगे। पेज नंबर 234 से शुरू कर रहे हैं। 6वें सोपान में लिखा गया है कि विभक्तियों का लोप करके छोटे छोटे जो है कर लिए जाते हैं, तब यह समास संभव होता है और एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, समास कहते हैं। समास में सम धन अस प्लस घई सम प्लस सम का उपसर्ग लग दिया जाता है। अश्मिन फेंकना धातु से बना होता है। सपक्ष में दो जो है इस प्रकार साथ रख देना और उनके आकार में भी कुछ कमी भी हो जाए तो वह पूर्ण विदित तो हो जाता है। जैसे सभापति हो जाता है। सभा का अर्थ है कि सभापति का अर्थ है सभा या पति का अर्थ दोनों के साथ सभा या पति विभक्त सूचक है। और या का लोप कर देते हैं तो सभापति हो जाता, सभा या पति छोटा हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए दो या शब्दों को जोड़कर समास होता है, दो या वर्णों को जोड़कर संधि होती है। तो दो या दो से अधिक से समास में जोड़े जाते हैं। रजित्राज्ञ पुरुष विसर्ग लगा लीजिएगा। धनस्वार्थः ये सब है। राज्ञ पुरुषा जोड़ देते हैं तो राज्ञ पुरुष धनवर्तः एक समस्त पद बन गया है, इसीलिए जो है जोड़ कर दिए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, जटिल हो जाता है छोटे छोटे। अब मुख्य पर चलते हैं, ये सब में कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिए। मुख्य समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं टीजीटी के अनुसार। पीजीटी में पूछा जाएगा तो 5 भेद बता दीजिएगा। पीजीटी में 5 भेद, टीजीटी में 4 भेद, और अगर यूपी में पूछा जाए, मान लीजिए यूपी में पूछा जाए, यूपी के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, टेट के लिए, तो आप 6 भेद मार दीजिएगा। अब इसमें एक भेद कौन बढ़ जाता है, इसको आप जान लीजिए, ठीक है। एक भेद जो है सुपसुपा जो है वही भेद बढ़ जाता है और 5 भेद हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग जो है 6 भेद मानिएगा यूपी टेट, 5 भेद पीजीटी और 4 भेद टीजीटी। सुपसुपा जिसमें रहता है वह समास आपका केवल समास है। कहने का मतलब यहाँ पर सब बातें ही रहेगा, यहाँ केवल समास ऊपर हो जाएगा तो आपका ये 5 जो है पीजीटी हो गया। अगर ये हट गया तो आपका टीजीटी हो गया, ठीक है, टीजीटी टी है। और मान लीजिए इसको 6 भेद कहाँ से हो गया? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, इसी के जो दिगु है वो 5वां हो जाएगा। दिगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव और कर्मधारय, ये सब 6 भेद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग जानते होंगे 6 भेद पाए जाते हैं, देखो लिखा भी गया है, देखिए यह दिन दो कर्मधारय और दिगु अलग कर देते तो 6 भेद माने जाते हैं। और कर्मधारय समानाधिकरण व्यधिकरण हो जाते हैं तो समानाधिकरण जो है व्यधिकरण के ही भेद हो जाते हैं, समानाधिकरण के जो है अंत में भेद हो जाते हैं लोग। अव्यधिकरण के मान लीजिए 6 भेद होते हैं, समानाधिकरण के भेद हो जाते हैं 5 भेद होते हैं, उसमें आपका एक भेद जो है
कर्मधारय कर्मधारय के 5 भेद हो जाते हैं। चलिए आगे बताते हैं बहुत बढ़िया ढंग में। चलिए इसी प्रकार से 4 भेद टीजीटी में प्रधानता मानी गई है और अथवा प्रधानता पर किए गए हैं। उसके बाद आगे देखें, मुख्य बात पर आ जाइए, छोड़िए उसको। अव्यय भाव समास। अव्यय, अव्यय मतलब जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, उसी को अव्यय कहते हैं। जो व्यय नहीं था, खर्च नहीं है, ना कोई रूप चलता है, ना कुछ चलता है, इसीलिए जो है अव्ययी भाव 2 पद होते हैं। इसमें एक पद जो है, दूसरा पद संज्ञा होती है। एक पद तो अव्यय रहे और दूसरा पद क्या रहे, संज्ञा रहे। पहला पद अव्यय रहे, दूसरा संज्ञा रहे। जैसे यथा कामम, यथा क्या है, अव्यय है, कामम क्या है, संज्ञा है। तो आपको इसी से कहते हैं अव्ययी भाव समास। यथा कामम, यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम। इच्छा के अनुसार ध्यान दीजिएगा, पहला पद अव्यय जरूर रहेगा, दूसरा पद संज्ञा से या सर्वनाम जो भी रहेगा। और अव्यय के नपुंसक लिंग में भी होते हैं। और जो नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। और यथा शक्तिम अनतिक्रम्य, और गिरीश अंतर्गिरी, गिरीश उपगंगम गंगाया समीपे, उपगंगम गंगाया समीपे, प्रत्यहम आहा आहा प्रति, आहा आहा, आहन आहन एक संधि आएगी। ठीक है, तो चलिए उपगंगम हो गया, उपगंगम हो गया। चलिए अब आपको हो गया अव्ययी भावस्य। ठीक है, तो अव्ययी भावस्य जो सूत्र लगा है पहला वाला भैया, इसको भी देखते चलें। ठीक है, ये पहला जो सूत्र है ये वाला अव्ययी भावस्य तो हो गया पहला। अव्ययी भाव कैसे कहते हैं, अव्ययी भाव किस लिंग में होता है, नपुंसक लिंग में होता है, इसको आप जान गए। हरस्को, हरस्सो नपुंसके प्रातिपदिकम, यहाँ आप सूत्र लगा दीजिए पहले का। हरस्सो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, हरस्सो नपुंसके प्रातिपदिकस्य क्या कहता है, दूसरे शब्द, दूसरा शब्द मतलब ए, पहला शब्द मतलब ए, पूर्व और उत्तर। दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण दीर्घ अगर हो तो हर्ष कर देता है, अगर ये दीर्घ है तो उसको हर्ष कर देता है। और ए और एक मात्रा लगे या ई और ओक मात्रा लगे तो आओ आओ ओ हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे उप गंगा, गंगाया समीपे, हर अर्थ है इसका। मतलब क्या नाम है वो है, हाँ उपगंगम हो गया। अब इसको को नपुंसक लिंग में रख देते तो उपगंगम हो जाता है। इसका लौकिक विग्रह है उपगंगा, गंगाया समीपे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, पहला सूत्र हो गया। अब आगे देखते हैं, हर्ष कर देता है, यही अंतिम बड़वा सब हर्ष कर दे, उसी का नाम है, उसी का सूत्र है हर्षो को, हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकम। अब इसमें आपको देख लीजिए, उपनदी है नद्या समीपे, उपनदी है नद्या समीपे। तो कहने का मतलब है जो नदी में नद्या समीपे उपनदी हो गया। अब इसमें कई सूत्र भी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो गया है। आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब उपबधु बध्वा समीपे, उपबधु हो गया, जो दीर्घ था ह्रस्व हो गया है। इसी को कहते हैं, इसी कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्षको नपुंसके प्रातिपदिकम, हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकम। चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें 2-3 सूत्र लगा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। रुके रहिए 1 मिनट। तो कहने का मतलब उपधन गो, गो समीपे, गो समीपे, उपगु
उपग हो गया। यही सब है। अब इसमें जो है उपनद में या उपगो में या उपबधू में ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकम सूत्र लग करके उसमें ई और प्लस टच लग जाता है। तो आपका हो जाएगा, जैसे उपधन नदी है, बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत समझाएंगे तो। नदी है, अब ये आगे सामने यहाँ लगा लीजिएगा, यहाँ लिखें। जैसे उपधन नदी है, तो यहाँ ह्रस्व नपुंसके हो गया। तब उसके बाद ये नद से नदीम बन गया, ठीक है, टच लग गया, टच प्रत्यय नदीम्स हो गया। जैसे टच लगा ये हट गया, उसके बाद ये लग करके टच नदीम्स प्रत्यय से जो है तुरंत जो है क्या लग गया है, और उपधन नदी हो गया, छोटी मात्रा लग गया, ठीक है। और नदी में आ जो है जुड़ करके उपनदीम हो गया, ठीक है। कुल मिला करके 2 सूत्र लगता है, ह्रस्व को नपुंसके प्रातिपदिकम और टच प्रत्यय नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अन कैसे हुआ उसको देख लीजिए। अन कैसे हुआ? उपधन राजन, उपराजन, राज्ञा समीपे। अब इसमें टच लग गया है, टच लग गया ना, तो उपराज्यम हो गया, उपराज्य बना, और टच लगने के बाद उपराज्यम बन गया, ठीक है, ठीक है, उपराज्यम हो गया। और इसी प्रकार अध्यात्मम हो गया, पौर्णमासी हो गया, आग्रहणी हो गया। तो कहने का मतलब आगे देख लीजिए, ठीक है। और बाकी सूत्र कौन कौन लग रहा है? नपुंसके उपचर्मन, उपसीमन, कहाँ गया दूसरा है, ये अनश्च सूत्र यहाँ से लग गया भैया। नीचे आप देखेंगे अनश्च सूत्र लगा लीजिएगा। ये कहता है टच प्रत्यय लग कर पुल्लिंग नित्य ही नपुंसक लिंग में जुड़ने से अन का लोप करके टच का अ जुड़ जाता है, और उसके बाद जैसे उपराजन, तो यहाँ टच लग करके उपराज्यम और उपराज्यम बना जा करके। टच जैसे अन का लोप करके टच लगता है, ये टच लगा और टच के सिर्फ आ जुड़ा, आ जुड़े है तो अन भी हटा गया। जब अन हटेगा तो राज जो है हाफ रहेगा, आधा रहेगा, उसी में जुड़ जाएगा आ जुड़ेगा तो राजा जब पूरा हो जाएगा तब तक जो है उपराज्यम नपुंसक लिंग बन जाएगा, नपुंसक कर देता है जुड़ करके, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको बताएं उपधन सीमन दूसरा है। उपधन सीमन थोड़ा ऊपर आ गया है, ए है उदाहरण। उपधन सीमन ए है, इसमें भी नपुंसक कौन सा सूत्र लगा है? नपुंसक अन्यतरश्याम करके लगा है। उपधन सीमन, सीमन समीपे टच लग करके उपसीम बना, उपसीमन रूप तैयार हो गया। अब उसके बाद आपका उपचर्मन, उपचर्मन चर्मण समीपे टच लग करके उपचर्म बना। वही जब क्या कहते हैं अन हट गया चर्मन से, आप अभी चर्मन से अन हटा देंगे, अन हटाएंगे तो सिर्फ आ जुड़ता है, देखो टच लगेगा तो अन उसमें से निकल जाएगा, सिर्फ आ बचेगा, आ इसमें जुड़ करके हो जाएगा सीधा टच का आ जुड़ेगा, उपचर्म बन जाएगा। चर्म से नपुंसक लिंग करना ही है, नपुंसक लिंग कहिएगा। अन का ना निकाला जाए तो, अब देखो अन कह रहे हैं ना निकलेगा आपकी बात। झया देख लीजिए, ये झया सूत्र यहाँ लगा लीजिएगा। अब व्ययी भाव समास के अंत में झया प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो टच विकल्प से समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे उपसमिध धन टच, टच जुड़ेगा तो उपसमिधम बन जाएगा,
टच के अभाव में उपसमित बन जाएगा। टच मान लीजिए आप करेंगे तो उपसमित बन जाएगा। उपसरित दूसरा उदाहरण देख लीजिए। सरित समीपे, बहुत जल्दी चलेंगे। और प्लस टिची, टच, टच के अ जुड़ेगा, इसमें जो है जो हाफ है पूरा हो जाएगा। जैसे हाफ है पूरा हो जाएगा कहने मतलब ता, क्योंकि जो है स्वर आ जाएगा, उपसरितम बन जाएगा। उपसरितम, टच के अभाव में क्या करेंगे, उपसरित कर देंगे। ठीक है, बस यही बात है। अब चलेंगे अगला हम अनिश्चित को पढ़ लीजिए। सूत्र है ये क्या करता है, बेभाव के टच में प्रत्यय लगाता है और नश्द तद्धिते से अनुसार टी का अन का लोप करके टच के आगे आ जोड़ देता है, मैंने जैसे बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। नपुंसक, नपुंसकाद, अन्य, यहाँ हलंत मारकर अन्य तरश्याम करेंगे तो अनंत नपुंसक अव्ययी भाव के अंत में जो विकल्प टच प्रत्यय लगेगा वह टच प्रत्यय लगने पर नश्द तद्धिते के अनुसार अन का लोप करके फिर टच आ को जोड़ करके उपचर्मन रूप बनेगा। टच न लगाने पर उपचर्मन बनेगा, उच्चर्मन बनेगा, न लगेगा, और नहीं तो लगेगा तो उपचर्मम बनेगा। बन जाएगा नलोपोह प्राधि कांत्यश ना का लोप करता है, उपचर्म बन जाएगा। ये जो नलोपोस, अब ये पूछा जाएगा, मान लीजिए उपचर्मन, तो मान लीजिए आपका बेभाव से बन गया है नपुंसक से, और उसके बाद टच नहीं लगने पर उपचर्मन बना है। नलोपो प्रादिपद के सूत्र से क्या बना है रूप, मान लीजिए तीनों आ जाएगा तो उपचर्मम बना है, कि उपचर्मन बना है, उपचर्मम चर्म बना है, इनमें से सभी बना है। तो कहा सभी बना है। ना लोपो प्रादिपदिक से एक कहता है कि ना लोप होने से क्या बनेगा। अब इसमें अंतम ना लोप कर देंगे तो क्या बनेगा, उपचर्म बनेगा। तो वही बात है यहाँ पर। अब झया एक सूत्र है, मैंने बताया ही था। झया के आगे झया क्या करता है, झया यहीं अनश्य में कहाँ लगा था, यहाँ लगा है। यदि विभाव समाह के झया प्रत्याहार कोई वर्ण हो तो टच जुड़ता है, टच लग के जुड़ जाएगा। ठीक है, यही बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब पूरी बात हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि जल्दी भी है। हाँ, क्योंकि अब बेभाव समाप्त कर देंगे। देखिए उसी प्रकार से पहला उदाहरण जो आप यह लिखा गया है, शरद विपाश अनश मनस उपानह अनडुह और दीव हिमवत दिश और दिश चतुर चेतस चद यद क्रियत जरस, इसमें अवश्य जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, अव्ययी भाव प्रभृत भय से जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जरायज एक वार्तिक है, तो इसमें आकर शामिल हो जाएगा। आपको बाबूराम सक्सेना लिए होंगे तो ज़्यादा ढूंढना नहीं है। ये देखिए नीचे सूत्र है, पहला नंबर में डाल दीजिएगा। जरायज यह वार्तिक है। अब बेभाव के अंत में जो है सरस शब्द आया है, टच प्रत्यय जुड़ने से आकारांत हो जाएगा। ठीक है, आकारांत हो जाएगा वही। ठीक है, कुल मिलाकर जितने सूत्र दिए गए हैं, जितने उदाहरण दिए गए हैं, सम में लगेगा। जैसे उपसर्दम बन गया है, अधिमनसनम बन गया है, उपदिशम बन गया है, उपदिशम बन गया है, उप अनसम बन गया है। देखिए उपानहम बन गया है, हाँ, उप अनुडुहम बन गया है, उपदिवहम बन गया है, उप हिमवतम बन गया है, उपदिशम में उप लगा लीजिए, हो जाएगा बेभाव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमें आशा है समझ में आ गया होगा। अब नदी क्या कहते हैं, नदी पौर्णमासी आग्रहणी अव्ययी भावश के अंत में टच प्रत्यय लगता है, तो इस प्रकार के शब्दों के साथ अव्ययी भाव बनने पर दो दो रूप सिद्ध होते हैं। उपनदी, उपधन नदी, उपधन नदी बराबर उपनदी हो गया, उपनदम बन गया। उपपौर्णमासी से उपपौर्णमासी बन गया, उपपौर्णमासम बन गया। उपधन आग्रहणी से
उपधन आहग्रणी, छोटी की मात्रा लग के बन गया, उपधन आहग्रण्यम बन गया। ये कौन से सूत्र से करता है? मान लीजिए टीजीटी में टाइट प्रश्न आ जाएगा कि नदी प्राण, हाँ, नदी पौर्णमासी से नदी पौर्णमासाग्रह्यभ्याम सूत्र क्या कहता है? सूत्र से देखिए इसमें एक उदाहरण, उपनदी पहला उदाहरण ए, उपनदम बी। ए करता है कि बी करता है कि दोनों करता, द्वयो कोपि न, कोई नहीं, तो आप दोनों आप मार दीजिएगा। ठीक है। नदी पौर्णमासी, जब नदी शब्द आएगा, पौर्णमासी शब्द आएगा, आहग्रहणी शब्द आएगा, तो समास के अंत में टच प्रत्यय लग करके दोनों शब्द दो दो रूप सिद्ध होंगे। भैया बाबू जान लीजिएगा। ठीक है। अब आगे आपको क्या देखना है? तीसरा गिरी शब्द है। गिरी शब्द में कौन से सूत्र लगे? सूत्रवा भी देखते रहिए। अहिम डाल दीजिए सूत्रवा आप 3 नंबर। नीचवा बाबूराम सक्सेना में लिखा गया है गिरीश शेनकश 4-5-112, चौथे पाद के चौथे अध्याय के 5वें पाद के 112वां श्लोक है, ओ सूत्र है। गिरीश शेनकश कहता है गिरी शब्द आए, भैया ध्यान दीजिएगा, गिरी शब्द अगर आए तो अव्ययी भाव के अंत में विकल्प से तब भी टच लगता है। गिरी शब्द आए, जैसे उपधन गिरी, तो उपगिरी तो एक शब्द बनेगा भी, उपगिरी भी बनेगा, 2 शब्द बन जाएगा, गिरे शब्द आएगा। ये भी टच लगाकर इस प्रकार रूप बनता है, 2 रूप बनेगा। ठीक है। अब देखिए ग वाला क्या कहता है? चौथा सूत्र पर चले जाइए, बहुत भारी सूत्र है, हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत हम हिंट दे रहे हैं। अव्ययी भाव विभक्त समीप समृद्धे वृद्धि यथा भावत्या यथा सांप्रति सा शब्द प्रादुर्भावश्चाद्या अनुपूर्यो योगपद्यासादृश्य संप्रति साकल्या अंतवचनेषु। ठीक है। यहाँ आप चौथा नंबर डाल दीजिएगा सूत्र संख्या। अव्ययी भाव में अव्यय करता है, क्या अव्यय करता है? अव्यय के इतने अर्थों में विभक्त हुए हैं। पहला सूत्र देख लीजिए थोड़ा। पहला अव्यय कर देता है, अव्यय माने एकदम उसका कोई रूप वूप नहीं चलता है, तब जान लीजिएगा जो व्यय ना हो, जो शेष ना कुछ हो, शेष तो बचेगा लेकिन उसका कोई व्यय नहीं होगा। देखो विभक्ति है, समीप है, समृद्ध है, वृद्ध है, यथा है। यथा ध्यान दीजिएगा कि वह 4 अर्थ में, योग्यता, अनतिक्रम, सादृश्य। ठीक है। उसके बाद है आनुपूर्व, आनुपूर्व, योगपति, संप्रति, सादृश्य, संप्रति, शब्द, प्रादुर्भाव, साकल्य प्रादुर्भाव, योगपद, अनुपूर्य, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत वचनेषु, वचनों में, सप्तमी। अब हम पहला देखते हैं कि अव्ययी भाव में अव्यय आते हैं। पहला क्या आगे ही पूछेगा, अधिहरि, अधिधन हरि बराबर अधि के जो विभक्ति आई है किस अर्थ में है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया कि विभक्ति अर्थ में है। किस अर्थ में है? कहीं है पहला ये विभक्ति अर्थ में है, दूसरा समीप अर्थ में है, समृद्धि अर्थ में है, वृद्धि अर्थ में है। यही नहीं जान पाएंगे, समझ लीजिएगा, इसीलिए रट मार दीजिए। अधिधन हरि, अधिहरि, अधिहरि क्या है? विभक्ति अर्थ में है। अब देखिए दूसरा क्या है? समीप अर्थ में है। समीप अर्थ में है उपगंगम, अधिहरिम,
या सुमद्रम की क्या नाम है, और कि दुर्यौनम। तो आपको बताना होगा, उस समय आपके द्वारा निर्णय रहेगा। समीप अर्थ में उप समीपम, उप माने समीप और गंगा माने गंगा। उपगंगा अर्थात गंगाया समीपमिति, उपगंगम गंगा के समीप। अब चलते हैं आगे, ये वही सूत्र चल रहा है, उसी में आप देखते रहिएगा। अब अगला तीसरा आपका समृद्धि अर्थ में, सु सुंदर, मद्र मद्र देशवासी क्या है, सु हैं, सुंदर समृद्ध हैं। मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम, मद्र देश के वासी क्या हैं, बहुत समृद्ध हैं। जैसे जैसे आपके प्रयागराज वासी क्या हैं, समृद्ध हैं। शिक्षा में समृद्ध हैं, धन में नहीं हैं भैया, ठीक है। कहते नाय बहुत गरीब हैं, धन से नाय दिमाग से। तो वही बात है। तो कहने का मतलब नहीं कुछ हैं तो शिक्षा में समृद्ध हैं, ठीक है। बहुत बहुत जगह से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। चलिए वृद्ध ही अर्थ में है, वृद्ध, वृद्ध माने नाश, नाश, वृद्ध माने दरिद्रता, नाश। कहते हैं दूर यवन, दूर क्या है, उपसर्ग हैं, 22 उपसर्गों में काम देता है व्ययभाव। दूर माने दूर, यवन माने यवन, दुर्यौना, यवना नाम वृद्धि दुर्यौनम। दूर माने नाश के अर्थ में है, दरिद्रता का नाश, दुर्यौनम। अगर दुर्यौनम आ जाएगा तो आप लगाएंगे वृद्धि के अर्थ में, वृद्धि, ठीक है। चलिए आगे पांचवा देखते हैं, नहीं टाइम बहुत हो जाएगा, आप लोग कहें पता नहीं क्या। अभाव अर्थ में पांचवा, अभाव अर्थ में है, अभाव अर्थ है को अस्ति उदाहरण है, को अस्ति उदाहरण, ठीक है। आप बना लीजिएगा। पहला निर्मस्कम, दूसरा आपका अतिहिमम, अतिनिद्रम, इतहरी। कहने का मतलब चारों दे देगा। अब आपका दिमाग काम कर गया तो बढ़िया है, नहीं काम किया तो तब गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। 5 साल वैकेंसी आती है, 2 साल 10 साल में पेपर होता है, दिमाग का दही बन जाता है। तो वही बात है, आप लोग मेहनत करिए। चलिए अभाव अर्थ में क्या है, निर्मस्कम, निर उपसर्ग लगा दिए और मशक, मशका नाम अभावा, हलंद मारेंगे तो खट आ जाएगा। निर्मस्कम मच्छरों से विमुक्त, मशका नाम अभावा, मस्का माने मच्छर का अभाव है। अत्यंत, अत्यंत माने नाश, छठवां आ गया। उस सूत्रों में देखते चलिए, अत्यंत, अत्यंत, अति धन हिम, हिमत, हिमस्य अत्यह, हिमस्य अत्यह अति हिमम। जाड़े की समाप्ति, अति हिम माने बर्फ होता है, अत्या मीन अधिक होता है। अधिक अगर हिम पड़ रहा है तो जान लीजिए अति हिम, जाड़े की समाप्ति कहाँ हो गया। तो यहाँ नाश के अर्थ में है ना, अत्यमीन नाश के अर्थ, अतिमीन हिम, अतिमीन अधिक, जो हिम माने बर्फ, अति हिम था उसकी समाप्ति हो रही, कहने का मतलब हिमस्य अत्यह अति हिम, जाड़े की समाप्ति। और कोई अगर अर्थ निकलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं भैया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। असंप्रति औचित्य अर्थ में है, औचित्य विचारधारा मतलब सुंदर विचारधारा, सुंदर, औचित्य माने सुंदर, जानते रहें। अति निद्रा, अति माने अधिक, निद्रा निद्रा, इसका आपका आ गया निद्रा संप्रति ना युज्यते। अब बताइए, अब इसमें आएगा निद्रायाम ना, या अति धन निद्रा का उसका विग्रह है, लौकिक विग्रह। निद्रायाम, निद्रा संपत्ति ना युज्यते, कि निद्रा संपत्ति युज्यते, कि ना कि वियुज्यते, वियुज्यते, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो घबरा जाएंगे आप लोग। इसीलिए अति निद्रा रट डालिए, निद्रा संपत्ति ना युज्यते, अति निद्रम, निद्रा के अनुपयुक्त काल, अनुयुक्त काल, अच्छी निद्रा, ठीक है। चलिए शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव में देखते हैं हम, क्या है, थोड़ा और है। शब्द प्रादुर्भाव में यथा इति, यथा धन इति, इत धन हरि है, यथा का अर्थ में है
यथा के अर्थ में है। यथा में आप समझ लीजिए 8वां है। यथा का इति धन हरि, हरि शब्द से प्रकाशा इति हरि, हरि शब्द का उच्चारण, प्रकाश माने उच्चारण। अब देखिए 9वां क्या है, प्रकाश पश्चात के अर्थ में है, पश्चात पीछे, हाँ, प्रादुर्भाव शब्द का प्रकाश करता है और पश्चात माने पीछे। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, अनु विष्णु, विष्णु के पीछे, विष्णु के पीछे पहले विष्णु भगवान रहेंगे और उसके पीछे सब लोग रहेंगे, इसीलिए विष्णु के पीछे। अब यथा के अभाव में देखिए, यथा के में 4 बातें आती है। यथा के अर्थ में यथा, यथा तो वहाँ दे दिए हैं, बस उसके बाद तो नहीं दिए हैं, अनुपूर्व दे दिए हैं। यथा में पहला है योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम, सादृश्य। एक शब्द एक उदाहरण ये भी बन सकता है, एक सवाल आपका। यथा के अर्थ में कौन कौन आता है? योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम, सादृश्य। योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम, अनुपूर्व। योग्यता, विवक्षा, अनतिक्रम जो है पश्चात। हाँ, तो कहने का मतलब आप रट डालिए। योग्यता के अर्थ में, यथा के अर्थ में योग्यता आता है, विवक्षा आता है, अनतिक्रम आता है और सादृश्य आता है। ठीक है। अब योग्यता क्या है? किसी की योग्यता, योग्यता माने आपका योग, उचित। अनुधन रूप, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम हो जाएगा, योग्य या उचित। विवक्षा के अर्थ में क्या है? विवक्षा यथा का अर्थ में है प्रति अर्थ, अर्थम, अर्थम हलंत मारेंगे तो प्रति हो जाएगा, प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ में विवक्षा। दुरुक्त कोई चीज़ हो तो विवक्षा माने दुरुक्त होती है कोई चीज़, अर्थम अर्थम आ गया ना, तो दुरुक्त हो रहा है तो यहाँ यथा के अर्थ में आएगा, योग्यता है। अनतिक्रम है, अनति, यथा शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम, शक्तिम अनतिक्रम, शक्ति या शक्ति के अनुसार, अनुक्रम में अनुसार। सादृश्य, सादृश्यता। सहरे, सहरि, हरे सादृश्यम, सहरि सदृश, हरि के सदृश, हरि के समान। अब देखिए जल्दी जल्दी चलते हैं। हाँ, ये सब अब आपको वही सूत्र चल रहा है भैया, चौथा अव्यय विभक्ति समय पे वृद्धि, बहुत बड़ा वाला वही चल रहा है। अनुपूर्य, अनुपूर्य देखिए, आप देखेंगे तो एकदम अंतिम यथा के अंतों में अनुपूर्य है। अनुपूर्य, अनुपूर्य क्रम में अनुज्येष्ठ, ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण, ज्येष्ठस्या अनुपूर्वेण, इसका विग्रह है, लौकिक विग्रह, ज्येष्ठस्या अनुपूर्व, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के अनुसार। अब देखिए योगपत, योग एक साथ होना। सहचक्रम, चक्रेण युगपत, सहचक्रम चक्र के साथ ही अव्ययी भाव समास से भिन्न सह को स कर देता है। ठीक है। अब उसके बाद है, अब 13वां कह रहे हैं, सादृश्य भी ऊपर बताया गया था, आप 10 नंबर में देख लीजिए। सादृश्य माने सदृशता का भाव। ठीक है। अब 10 नंबर में सादृश्य जो है आपको यह मिल जा रहा है, आप लोग समझ लीजिए। जैसे रूपम योगम, अनुरूपम योग रूप, यही 10वां है भैया, और भी आप लोग जानते होंगे तो और बताइएगा। चलिए 14वां देख लीजिए, क्या कह रहे हैं? संपत्ति अर्थ में, संपत्ति विपत्ति, संपत्ति अर्थ में योग्यता को संपत्ति अर्थ रखने वाले, योग्यता से अधिक देवता के प्रसाद से होने वाले समृद्धि रिद्धि कहते हैं। और समृद्धि की या चुकाने पर संपत्ति शब्द आया है। साक्षत्रम, साधन छत्रम, छत्राणाम संपत्ति साक्षत्रम। ठीक है। अब 15वां है, 16 अर्थ में दिए गए हैं। 15वां है साकल्य अर्थ में, साकल्य है तब अंत में अंत है, साकल्य शब्द को शामिल कर लेना। सह धन तृणम, तो तृणम अपि अपरित्यज्य, सह तृणम के साथ सतृण हो जाएगा। अब यहीं सस तृण अगर रहेगा तो जान लीजिएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अब इतना ध्यान, अंत में अंत तक के अर्थ में आता है, यथक अर्थ में शाह अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम,
ठीक है, शाग्नि हो जाएगा, शाग्नि। शाग्नि अंत अर्थ में आता है, अग्निकांड पर्यंत। ठीक है। अब देखिए कालह, कालह से अब अगला सूत्र है, जान लीजिएगा। ये कालह है आपका, ये कालह होता है, काल अर्थ में अव्ययी भाव चकाले के अर्थ में आता है। इसके जो है शह को शह कर देता है, सह अगर रहेगा उसके साथ तो स कर देता है। अब कालवाचक शब्द में ही सह रहता है, बाकी नहीं रहेगा। कालवाचक माने कोई समयवाचक अगर शब्द है तो सह ही रहेगा, लेकिन अगर वैसे रहेगा तो स हो जाता है। सह पूर्वाहणम, ये क्या है? सह पूर्वाणम क्या है? ये आपका कालवाचक शब्द है, तो इसीलिए सह पूर्वाणम रहेगा, सह ही रहेगा कहने का मतलब। अब देखिए ये आपका अव्ययी भाव चकाले अर्थ सूत्र है, दूसरा नंबर डाल दीजिए, पिछले पेज के 239 पेज के दूसरा है, डाल दीजिएगा। ठीक है। अवधारण अर्थ में देख लीजिए, निचवा दिए गए है, दूसरा है। हाँ, इसमें पृष्ठों में लिखे द्रष्टव्य, पिछले पृष्ठ का नोट नंबर 2 में देखें तो वही है वो, अव्ययी भाव चकाले। ठीक है। अब देखिए ये, अब ये सूत्र में देखिएगा, देखिए इसका तो हो गया पिछले में, अब इसका या अवधारण अर्थ में है। ठीक है। अवधारण अर्थ में देख लीजिए, यहाँ दूसरा डाल दीजिएगा। अवधारण अर्थ में यावद शब्द के साथ अव्ययी भाव समास बनता है, जैसे यावंत, श्लोकांत, अवंत, अच्युत प्रमाण। यावद, यावद श्लोकम समासपद बनता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है इतना हम लोग जान गए हैं लगभग। और क्या कहते हैं, इतना तो हो गया है। अब अगला मर्यादा अर्थ में एक और देख लीजिए, आंग मर्यादा, तीसरा डाल दीजिएगा हैं। आंग मर्यादा, मर्यादा अभिव्यक्त के अर्थ में आंग शब्द के आ बचता है, अव्ययी भाव समास बनाते समय पंचमी विभक्ति करनी पड़ती है। और इसमें जो है जैसे आमुक्ते, आमुक्ति अर्थात मुक्ति पर्यंत, आंग का कट गया आमुक्ति, और इसमें आबलम, आविधिम, ये सब होता है। ठीक है, आंग मर्यादा सूत्र से होता है। अब देख लीजिए चौथा ही और बच्चा है, चौथा लगा दीजिए। अभिमुक्त धोतक अभि और प्रति अर्थात चिन्हवाची अगर कोई हो तब अव्ययी भाव तब भी बन जाएगा। जैसे अग्निम अभि, अभ्यग्नि, अग्निम प्रति इत प्रत्यग्नि, और अभ्यग्नि और प्रत्यग्नि की ओर से सलभा पतंती, अग्नि की ओर पतंती। उसके बाद ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यही थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ सूत्र कुछ है, अनुपूर्वत पारे गंगम, यहाँ तक इसी में आएगा, आप समझ लीजिएगा। ये पारे गंगम अभी मध्य पृष्ठ है, अनुपूर्व समस्या, ये ऊपर यही दो और बता दें बस। अब यहाँ आप ले लीजिएगा पहला, जिस पदार्थ को समीप दिखता है लक्षण भूत पदार्थ हो, अनुर्यत समया सूत्र है। हाँ बाबूजी तो ऐसे नीचे दे दिए, आप समझ ले अपन। ठीक है, जगरे मान लो न दिमाग रहे न कहाँ समझे बेचारा। ठीक बा, तो अनु अव्ययी भाव शब्द बन जाता है। तो अनुर्य, अनुर्यत समया, यहाँ पहला सूत्र लिख दीजिए, अनुर्यत समया। तो देखो अनुवनम, अनुवनम, अनुवनम अस निर्गतः वनस समीपम इति अर्थः। इस टाइप आप जानते रहें, ये तो नहीं आया है लेकिन जानते रहें। अब देखिए आपका अगला है, दूसरा है पारे मध्य पृष्ठयः, वह सूत्र से बना है 2:1:18 से। ठीक है, तो पारे और मध्य शब्द आए, सप्तम में अर्थ आए, ये सप्तम में है, ये है देखिए, और सप्तम में और षष्ठंत, इस सप्तमी
और षष्ठी अगर आए तब भी अव्ययी भाव जो है समास बनाते समय विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष भी होगा, और तो मान लीजिए अव्ययी भाव हो ही रहा है। अब देख लीजिए, इसमें थोड़ा टेक्निकल है भैया, नहीं तो गंगा या पारे, गंगा या पारे कौन सा बना है, ये तो षष्ठी बन गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास बन गया है। मान लीजिए आपको बनाना है अव्ययी भाव बनाना है, तो क्या करेंगे, तो पारे गंगम कर देंगे। पारे, यही कुछ नहीं करना है, पारे गंगम नपुंसकलिंग कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए अगला, देखिए ये देखिए पारे गंगम हुआ भी है। गंगा या पारे, गंगा पारे अव्यय, पारे गंगम क्या है, अव्ययी भाव है, यहाँ लिख दीजिए, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, अव्ययी भाव है। और गंगा पारे क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसको आप लोग कम जानते होंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास है। गंगा पारे क्या है, बहुत पूछता है, गंगा पारे क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। पारे गंगम क्या है, अव्ययी भाव। अब आपको क्लू बता दें, पारे के साथ गंगा जैसे बाद में आएगा, तुरंत आप मान लीजिए अव्ययी भाव, गंगा पहले आ गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे देख लीजिए, मध्य गंगम, गंगा मध्य, मध्य गंगम क्या है, अव्ययी भाव है, और गंगा पहले कर दिए, गंगा मध्य कर दिए, तो षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिए। ठीक है, यही आप ध्यान देते रहें, और बाकी तो ठीक है। ठीक है, चलिए इतना ही आज पढ़ाएंगे भैया। अब वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गरीब आदमी का भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे हम आपको अवश्य कुछ न कुछ नई बातें अवश्य देंगे। ठीक है, जो गलती कहीं कहीं हो गई हो तो आप हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, नहीं है कि हमसे कम है, हमसे ज़्यादा विद्वान है, कोई ऐसा बात नहीं है। जो भी पढ़ता है समझ लीजिए बहुत ध्यान देता है। ठीक है, तो जो भाई बहन अगर देख रहे हो तो गलती या त्रुटि कहीं हो रही है तो आप लोग अवश्य क्षमताम कर दीजिएगा। ठीक है, क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर बाय बाय तब तक। और उसके बाद अगला लेकर आएंगे तत्पुरुष समास, समानाधिकरण, व्यधिकरण, समानाधिकरण के जो है, जैसे राज्ञा पुरुषा हो गया, समानाधिकरण, प्रथमा ये है, प्रथमा वो है, और व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं। इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।